traveling with his friends, ये था ना? Yes, this was the statement, and the हाँ option, the correct option given was, isn't he traveling with his friend? अच्छा, isn't he, तो इसमें करना क्या था, ये नहीं लिखा है isn't he traveling with his friends? I mean, so ये statement था और चार options में से बोला था कि which of the options convey the same meaning as the given sentence. अच्छा, yes, good afternoon, I'm Khushi. Okay, so he was traveling with his friends. Isn't he traveling with his friends? Yes, and last में question mark था sir, isn't वाले में. ओके, तो बाकी के क्वेश्चन, बाकी के सेंटेंसेस जो होंगे वो और ज्यादा बेकार होंगे। और बात दरअसल ये कैसे कन्वे कर रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहा है। ही वाज ट्रैवलिंग विद हिज फ्रेंड्स। इजंट या ही इज है, ही वाज है, याद है? टेंस तो सेम होगा ना? यस सर, यहाँ पे इज रहा होगा ना, मतलब टेंस तो सेम रखा होगा। टेंस तो हाँ सर, टेंस तो सेम ही है, isn't he traveling with his friends? हाँ, तो ही इज रहा होगा ना, ही वाज नहीं रहा होगा, ही इज रहा होगा। क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन है तुम्हारे पास अभी? नहीं, यस एक्चुअली कल के आई मीन हमारा जो वो डाउट ग्रुप है, दिस थिंग विच वन रीजनिंग के ग्रुप है, उसमें एक बंदे ने भेजा था, अच्छा he was taking some sort of mocks from somewhere, so अच्छा अच्छा। मैं इसको लेके ये थोड़ा सोच रहा हाँ हाँ, तो था। वही बस, हाँ बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर अब कन्वे सेम मीनिंग करना है तो इजंट लगा है, यहाँ पे भी इज होगा। अच्छा ठीक है, सुना चाहिए, ये तो सही है। तो ही इज ट्रैवलिंग विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहा है। इजंट ही ट्रैवलिंग विद हिज फ्रेंड्स, ये वाला सेंटेंस क्या होगा ना, ये सेंटेंस क्या हो रहा है, वो कंफर्म करने जैसा है, उनके साथ ट्रैवल कर रहा है ना। तो कई बार आप जब ये वाली बात कहना चाह रहे हो कि उनके साथ ट्रैवल कर रहा है और ये बस उस सेंटेंस को कंफर्म जैसा कर रहा है, लेकिन मीनिंग सेम ही है कि वो भी उनके साथ ट्रैवल ही कर रहा है। तो एट टाइम्स आप क्या करते हो, ये कंफर्म करने वाले सेंस में यूज करते हो। Isn't he traveling with his friends? Is he traveling with his friends? Another option. अच्छा, ये एक्चुअल में क्वेश्चन हो जाएगा। Is he traveling with his friends? ये क्या है? ये क्वेश्चन है जहां पे आप पूछ रहे हो कि वो उनके साथ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, जहां पे आप एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ रहे हो वो हो जाएगा। और भी ऑप्शंस हैं? बिकॉज मुझे तो ऐसा लगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन, ये ऑप्शंस में तो सबसे ठीक यही लगा, बाकी आई वाज बिट ऑफ कंफ्यूज्ड कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ वही, पहला वाला क्या करता है ना, देखो फर्स्ट वाले में इजंट ही ट्रैवलिंग विद हिज फ्रेंड्स, सब इस तरीके से बोलते हैं। आप इसमें सामने वाले से एक तरीके से कंफर्म कर रहे होते हो नेगेटिव उसके साथ में, ऐसा हो रहा है ना, या वो तो ये कर रहे हैं, मतलब कई बार ऐसा होगा कि वो कहाँ पे है, तो मैं अपनी आंसर देते समय इस तरीके से बोलूंगा वो तो उनके साथ ट्रैवल कर रहा है ना, और इजंट ही ट्रैवलिंग विद हिज फ्रेंड्स। तो ये एक तरीके से कंफर्मेशन होता है नेगेटिव के साथ में। ये नॉट एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चन, यहाँ पे सवाल तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये सवाल नहीं है, ये वाला सवाल है, इज ही ट्रैवलिंग विद हिज फ्रेंड्स। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि वो ट्रैवल कर रहा है, साथ में कंफर्मेशन है, और ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सेंटेंस है कि ही इज ट्रैवलिंग विद हिज फ्रेंड्स। तो सेंटेंस जो फर्स्ट वाला सेंटेंस हमने लिखा है, ये बस इंप्लाई कर रहा है कि हाँ उनके साथ ट्रैवल ही कर रहा है, बस सामने वाला इंसान अपने कन्वर्सेशन में इस बात को यूज कर रहा है। ठीक है, और ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। बाकी के दो सेंटेंस और क्या थे, और भी बेकार थे क्या वो, मतलब मीनिंग क्या निकल रहा था उनसे? वो आसपास में नहीं थे, मतलब ऐसा था। Another options were like, first one was, is he traveling with his friends? Second one was, he is on a vacation, and fourth one was, he is not in the town. ओके, अब देखो हमें चाहिए सबसे क्लोज का सेंटेंस जो ये आइडिया दे सके। अब बताए क्या होगा, जो ये आइडिया दे सके हाँ कि सच में ऐसा हो रहा था। अगर हम इसकी बात करें कि जो सच में आइडिया थी कि ये काम हो रहा था। नाउ थिंक अबाउट इट, तुमने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो उनके साथ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, वो ट्रेवल कर रहा है। अगर अभी हम लोग किसी चीज से बात कर रहे हैं और तुमने कहा ये काम तो ये कर देगा, ये काम तो उसी से करवा लेंगे, ही से, जो भी पर्सन है वो, तो मैं तुमसे पूछूंगा इज ही ट्रेवलिंग विद हिज फ्रेंड्स? तो सबसे क्लोज में कौन सा पहुंचेगा कि हाँ ये उसके साथ ही ट्रेवल कर रहा है, मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ, वो तो उनका ट्रेवल कर रहा है ना, वो कैसे करेगा हमारा काम?
Isn't he traveling with his friends? तो इस चीज के मीनिंग के सबसे क्लोज कौन सा सेंटेंस पहुंचेगा? ये ही पहुंचेगा। ये कब है? Is he traveling with his friends? ये सीधा सवाल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आप ये तब बोलोगे जब हल्की फुल्की आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि वो ट्रेवल कर रहा है, देन ओनली यू कैन से दिस स्टेटमेंट। ठीक है, और ये वाला तो आप पूछोगे कि क्या वो ट्रेवल कर रहा है, ये तो सवाल है, इसमें आपके पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, नन भी था, पता नहीं, इसमें तो अगर इनमें से मैं सेंटेंस करेक्ट अगर सिलेक्ट करना है तो हम फर्स्ट वाले से जाएंगे कि सबसे मीनिंग में क्लोज कौन सा है, तो हाँ ये वाला क्लोज है, ये कंफर्मेशन वाला सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क तो आएगा खैर, अगर हम लोग उनकी बात करते हैं, वो वाला होता है ना isn't it, जो हमारे क्वेश्चन टैग्स होते हैं, तो भी तो क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन टैग्स में पता है ना, क्वेश्चन टैग्स हमारा कंफर्म करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो दिस इज ऑलमोस्ट कंफर्मिंग द सेम इंफॉर्मेशन कि ही इज ट्रैवलिंग विद हिज फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर ये वाला रहा होगा। बस ये कारण हो सकता है और कोई रीजन नहीं है, बिकॉज बाकी तो खैर बेकारी आंसर ऑप्शन थे सारे। या ओके, चलो फिर ऐसे अजीब-गरीब क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। और तो ये बैंकिंग का क्वेश्चन होगा ना, एसएससी का नहीं होगा ये, बैंकिंग का था ना संदीप? Yes, sir, SBI clerk. यस, तो वो वहां पे तो कुछ भी चलता है वहां पे तो। बाकी क्वेश्चन सब और भी करेंगे अभी, चलो पैसेज करते हैं। ये पैसेज इज फॉर एसएससी का है, ये एसएससी मेंस में आया था। सर मैं यस, वो आपने वो कराना था ना, क्या बोलते हैं नरेटिव वाला, जो भी मैंने बोला था आपको, वो कब तो कराओगे? या चलो इसके बाद कर लेंगे, वो दो ही पैसेज है, ज्यादा नहीं है ये तो जस्ट टू पैसेजेस छोटे छोटे हैं, अभी हो जाएंगे तो 15-20 मिनट में। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं, चलो नैरेटिव वाला एज इन टोन वाला था। हाँ, टोन वाला। हाँ तो कर ले। ऐसा करना शुरू कर सकते हो अगर पड़ जाए तो।
Yes, है ना? According to the author, what does translation do? Translation brings together people speaking different languages. ऐसे क्या है, आई बिलीव इसके सारे पैसेज इजी होते हैं, ठीक है, लेंदी है तो और इजी होगा ऐसा है. हाउ डज ट्रांसलेशन हेल्प अस? ऊपर लगा था, व्हाट डज ट्रांसलेशन डू? It denies us access to other countries, other cultures. ऐसा क्यों दिया ऑप्शन किसी ने? तो सेंटेंस को और क्वेश्चन को और मुश्किल बना दिया सेकंड वाले ऑप्शन से तो. Fourth, it helps us to understand ideas of the other language. Even if we do not know the particular language of it, we can know its richness and depth of its service. अरे 3 तो काफी हद तक पॉसिबल है, आई थिंक. यस सोनाक्षी, बिल्कुल. Translation helps in understanding the rich cultural heritage of a nation. तो हेल्प्स के साथ तो ये लगाया गया ना, तो इसके हिसाब से 3 लगाना चाहिए ना हमें इसमें. गाइस, अगर हम इस पर्टिकुलर वर्ड पे ध्यान दें केवल हेल्प अस, तो उसके अकॉर्डिंग तुम 3 लगाएंगे फिर इसमें. It provides an insight into the culture. नीचे से 5th लाइन, नीचे से 1 2 3 4 5 चुके. Translation which has hitherto been neglected has ensued. तुम 6 कहना चाह रहे हो क्या? It is necessary for information. अरे ना ना, लुक एट दिस वन. ये तो यहाँ पे भी दिया है. नीचे से 5th की क्या जरूरत है संदीप? ऊपर से देखो ना. Even if we do not know a particular language of or the culture or language or the literature of a particular nation, we can know its richness and depth of its ideas through translation. ये तो ऊपर भी दिया है इस बात को, तो नीचे से भी जरूरत नहीं है आइडियाज और सबको बात करने की, आइडियाज ऑफ द अदर लैंग्वेज. लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसलेशन हेल्प अस, देखा जाए तो अगर, तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर थोड़ी, व्हाट डज ट्रांसलेशन डू या फिर व्हाट हाउ इट हेल्प्स अस. तो हेल्प्स अस वाले सेंस में तो हम यही दे रहे हैं ना, ट्रांसलेशन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग. छोटी क्लास में याद है हम किस तरीके से करते थे पैसेज? हम एक वर्ड का आंसर बिकॉज लगा के उसी में से लिखते थे. वैसे ही करना है वाला. समझ में आया? यस. मतलब एसएससी ये इस तरीके का सोचा है भाई, ऐसा दो आंसर और ज्यादा उसमें नहीं आना. बिकॉज आप देखो तो ना 4th गलत है ना 3rd गलत है, ठीक है. ऊपर वाले तो बकवास है, लेकिन हाँ 4th और 3rd में से कोई सा गलत नहीं है. लेकिन अगर हम देखें पर्टिकुलर इस वर्ड के साथ क्या है, इस वर्ड के साथ ये दे रखा है 3rd वाला, इसलिए हम लोग 3rd लगाएंगे. गॉट इट? या तो बस यही रीजन है, और कोई मतलब इसके पीछे कोई हिडन रीजन है ही नहीं. और चलिए.
तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है? Made us aware of this thing. सेकंड वाला ये कहाँ पे बात बोला गया इसमें पैसेज में? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन. Made us aware of the importance of translation. The achievement of translation. Achha, is both the globalization of culture and promotion of intra and intercultural bonding. One may appreciate and enjoy it through translation. Okay. अच्छा ये वाला पढ़ना, this line from here to here. Translation which has to यानी अभी तक been neglected and marginalized has assumed importance with rapid globalization. ओके देखो क्या है ट्रांसलेशन, जिसे कि अब तक निग्लेक्ट किया जा रहा था कि ये काम का है या नहीं है, एंड मार्जिनलाइज्ड, हैज अज्यूम्ड इंपॉर्टेंस विद रैपिड ग्लोबलाइजेशन. अवेयर जैसा तो उसमें वैसे बोला नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम अवेयर कराएं लोगों से, ठीक है. allowed us to enjoy the works of great writers. The achievement of translations, both diseases. तो one may appreciate and enjoy through. कोई करना चाहे तो ये कर सकता है. One may also know the rich word of Homer, Virgil, Dante, Milton, Dickens, Hardy, Leo Tolstoy, etc. मुंशी प्रेमचंद ट्रांसलेशन. अगर इसमें तुम्हें एक वर्ड एक सेंटेंस चाहिए हमें बस, which should we go for? क्योंकि बात तो सारी की गई है इसमें, लेकिन पर्टिकुलर यही बोल रहे हैं ये कौन से होगा? हाँ. So actually, I think I mean allowed us to enjoy the works of great writer. वो translation के लिए बोला गया है. That is for the translation के I mean due to translation it has allowed us to enjoy the works of great writers. But globalization के लिए शायद made us aware of the importance of translation, शायद second वाला सही आ सकता है. फोर्थ वाला सही नहीं है क्या? देखो जरा एक बार इस वाले पार्ट को पढ़ो. रीड दिस सेंटेंस.
ट्रांसलेशन विद हिदरटू बीन नेग्लेक्टिंग, जैसे अभी तक नेग्लेक्ट किया जा रहा था, मार्जिनलाइज कर दिया गया था, हाँ ठीक है लाइट है ऐसा है, हैज अज्यूम्ड इंपॉर्टेंस विद रैपिड ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन हैज गिवन ट्रांसलेशन इट्स राइटफुल प्लेस। Yes, so उसके आगे का line भी it supports, it is now considered as an art which Yes. requires mastery and perfection. That supports the fourth line. यस ठीक है, तो यहां से यहां तक दिखा है तो यस बिल्कुल सही, और थर्ड वाला तो बिल्कुल सही है, ट्रांसलेशन के बारे में, ट्रांसलेशन अलाउ किया ये करना, एंड मेड अस अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। सेकंड और फोर्थ में से ज्यादा अच्छा ऑप्शन फोर्थ होगा ना, गिवन ट्रांसलेशन इट्स राइटफुल प्लेस, कि जिसे अभी तक निग्लेक्ट किया जा रहा था, मार्जिनलाइज कर दिया गया था, उससे इंपॉर्टेंस मिल गई अब, ठीक है, इसलिए फोर्थ हो जाएगा। सेकंड वाले में दिक्कत एक ये है कि ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट तो पहले था, बस अब हमें अवेयर करा दिया गया इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, तो ये था नहीं, हमें इस वाले पार्ट से हम ये समझ पा रहे हैं कि अभी तक हम उसे नेग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब उसे सही जगह मिली है। ओके, तो ये जो सेंस है, ये जो इफेक्ट है, वो इस वाले में आ पा रहा है फोर्थ वाले से। तो इसलिए यस, ग्लोबलाइजेशन हैज गिवन ट्रांसलेशन इट्स राइटफुल प्लेस, थर्ड का फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ अ गुड ट्रांसलेटर? अंजलि, फर्स्ट वाला बहुत लाइट है, थोड़ा सा और अच्छा देखो आंसर। मतलब रीड इट अगेन, जो लास्ट वाली लाइन है उसमें फिर आंसर बताओ। ओके, फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है। See, what is I mean, nuances, नुएंसेस का मतलब डिटेल्स, details. या Okay, because second, third, I mean, second last या third last line उसमें nuisance and all का दिया है, तो शायद थर्ड हो हाँ। सकता है। नहीं, थर्ड भी नहीं होगा। No error. एरर तो पता ही नहीं लगानी है, फोर्थ वाला होगा इसका। देखो 1 2 3 के बाद तो ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास, हम थर्ड के साथ ही आएंगे अपने आप ही। अब देखते हैं ऐसा क्यों है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं सोच रहा लाइट होगा इतना। ओके, देखो क्या है, डू अवे विद का मतलब क्या होता है, इसे तो नोट कर लो। डू अवे विद का मतलब होता है पुट एन एंड टू समथिंग, पुट एन एंड टू समथिंग, ठीक है। हाँ, टू गेट रिड ऑफ, यस ममता, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। अब इसमें क्या बोला है, अ गुड ट्रांसलेटर is able to do away with superficiality and has a clear understanding of the text to be translated. Superficiality यानी हल्की जो चीजें हैं उन्हें हटा देगा वो, और clear understanding होगी उसको टेक्स्ट की, ठीक है चलो। He should have mastery over the subtle nuances. जो subtle का मतलब क्या होता है, something which is hidden, तो hidden details की उसके पास mastery होनी चाहिए of the language from which he is translating, जो कि वो ट्रांसलेट कर रहा है। यहाँ पे क्या बोला गया, डू अवे विद द नुएंसेस। डू अवे विद द नुएंसेस मतलब गेट रिड ऑफ द डिटेल्स। भाई गेट रिड ऑफ डिटेल्स नहीं है, सुपरफिशियलिटी को हटाना था, ठीक है। और ही शुड हैव मास्टरी ओवर द सटल नुएंसेस, उसके ऊपर तो नुएंसेस के ऊपर तो मास्टरी होनी चाहिए, उसे रीड नहीं करना, उससे छुटकारा नहीं पाना, उसे मतलब एंड नहीं करना, वर्ड चेंज कर दिए, यस ठीक है। तो इसीलिए होगा डू अवे विद द अनवांटेड थिंग्स, ये सही है कि सुपरफिशियलिटी जो है
डू अवे विद सुपरफिशियलिटी, तो उसमें बिल्कुल सही बात है, उन्होंने वर्ड चेंज कर दिए, डू अवे विद अनवांटेड थिंग्स एंड एक्सप्रेस ओनली द मेन आइडियाज, इसलिए इसका फोर्थ आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट वाले और सेकंड वाले ऑप्शन क्या है, तो बहुत लाइट है, मतलब ये तो होगा ही होगा, ये तो ऐसा है कि बिना पैसेज पढ़े हम इसका आंसर कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो हैव मास्टरी ऑफ हिज लैंग्वेज या कुछ भी ऐसा है। पैसेज में तो दिया है वो फोर्थ वाला पॉइंट दिया है, डू अवे विद दिस थिंग्स एंड एक्सप्रेस ओनली द मेन आइडियाज। क्लियर है सबको ये वाला? चलिए नाइस। इसका लास्ट वन, what should be the primary concern while translating a passage from one language into another? थ्री होगा, the sense should be conveyed, yes, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका फिफ्थ का थर्ड हो जाएगा। बढ़िया, ठीक है, तो अच्छा पैसेज था, और जल्दबाजी नहीं करनी आंसर आने में, सारे ऑप्शंस पढ़ो आराम से, और शब्दों के खेल को भी समझना होता है, कभी कभी अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। चलिए तो सेकंड देखते हैं, ये इजी होना चाहिए। ओके, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, द नेम ऑफ द टावर इज कनेक्टेड विद अ रियल पर्सन, बिल्कुल सही। व्हाट इज आईफिल टावर मेड ऑफ? थर्ड हो गया ना, आयरन या लकड़ी का तो नहीं है, बिल्कुल ही कंफर्म है। ओके, थर्ड, select the most appropriate answer from the passage options. Yes, है ना? कि पहले स्टार्टिंग में लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि क्या बना के रख दिया है, भाई देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब आधे लोग इसकी किचन लेके घूमते हैं, तो यस बिल्कुल सही। ओके,
थर्ड, यस बिल्कुल सही। एंड विच स्टेटमेंट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द स्टेटस ऑफ द आईफिल टावर? यस, फर्स्ट बिल्कुल सही। इतना ज्यादा पॉपुलर है कि हम यहाँ पे लोग किसी भी ऊंचे टावर को देख के आईफिल टावर बोल देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। नो ठीक है, इसमें भी ग्लोबलाइजेशन है, जो थोड़ा ग्लोबलाइजेशन विश्वास करते हैं वो आईफिल टावर बोलेंगे वरना कुतुब मीनार बोलेंगे। ये बात बिल्कुल सही की। करेक्ट संदीप, ये डिफरेंशिएट तो मैं भी नहीं कर पाया तभी तक कि जो जो थोड़ा जानते हैं इसके बारे में वो आईफिल टावर बोलेंगे वरना कुतुब मीनार बोलते हैं लोग। बिल्कुल सही। सही है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए क्या? ऐसा फॉलो होता है? हाँ बिल्कुल सही, होता तो ऐसा ही है फॉलो। अभी नहीं किया यार, अब करूंगा। अब किया। चलो तो फिर हम लोग, अच्छा अभी मैं नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहा था मैं, मेरे पास दो ही क्वेश्चन थे आज ये कराने के लिए। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टोन्स ऑफ पैसेज देखते हैं। पैसेज पढ़ते हैं उसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है टोन ऑफ अ पैसेज हमें बताना है। ठीक है, टोन्स ऑफ पैसेज, ये बैंकिंग ऐसे से दोनों मिलते हैं वाले क्वेश्चंस। यू हैव टू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ अ पैसेज। किया है कभी ये वाला क्वेश्चन या नहीं? अच्छा लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे उसमें था, याद होगा। टोन ऑफ अ पैसेज, तो उसमें बहुत ही प्रकार के होते हैं। तो जैसे हमारे पास होती है पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, न्यूट्रल, और क्या बोलेंगे? अब देखो जरा, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव इनको समझते पहले। पॉजिटिव टोन कौन सी होगी बताइए? सबसे बेसिक चीज है जहां पे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहां पे आपको दिख रहा होगा यार बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बातें की जा रही हैं कि वो सुबह फिर तो आएगी, यानी जब से हम सब बाहर निकल पाएंगे आराम से, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा वो होगा जहां पे आपको भी ऐसा कुछ पैसेज दिखा जाए, वो पढ़ के पता चल जाता है ये ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ भरपूर पैसेज, और जहाँ अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं। ठीक है, कि कोरोना खत्म होगा और एक दिन हम फिर से खुली हवा में सांस लेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, नेगेटिव, हाँ पैसेज में देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन संदीप। ठीक है, तो पॉजिटिव अप्रोच यानी यहाँ पे पॉजिटिव बात की जाएगी, पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही होंगी किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है ये पता लगाना। नेगेटिव कौन सा होगा? पेसिमिस्टिक। ठीक है, बड़ा मतलब काफी ग्लूमी सा माहौल हो जाता है इसके अंदर। असर्टिव इज ऑलमोस्ट पॉजिटिव, बताते भी स्टेटमेंट जहां पे केवल दी हो पॉजिटिव वाली सेंस में, तो वो असर्टिव हो जाता है उनका।
ठीक है, जहाँ पे मोस्टली हम लोग शायद किसी चीज में वो नहीं कर रहे होते, एक साइड नहीं ले रहे होते। असर्टिव भी उसी सेंस में आता है, केवल स्टेटमेंट यानी पॉजिटिव वाले सेंस में ही असर्टिव। पेसिमिस्टिक यानी कि जहाँ पे नेगेटिव में और क्या चीज आ जाएगी कि एक्चुअल में हमें क्या होगा, आयरनी जैसी चीजें बताते हैं ना, कैसी विडंबना है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब इसी में आता है, नेगेटिव टाइप के होते हैं। आयरनी हो गया, किसी चीज का भी हम लोग सरकास्टिक टाइप का है कुछ, तो वो नेगेटिव में आता है ऑफकोर्स। ठीक है, न्यूट्रल क्या होंगे, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। बैलेंस्ड व्यू, ठीक है, लिख सकते हैं इसे, जो बैलेंस्ड व्यू शो करेंगे, फैक्ट्स दिखाएंगे, है ना, फैक्ट्स, फैक्ट्स में तो कुछ भी साइड नहीं होगा ना, ठीक है, या कंट्राडिक्टरी, अब किसी चीज को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है चलो, तब पता चलेगा कि भाई क्या कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अच्छा टोन, वो तो भी करते हैं हम लोग, हाँ टोन तो भी और पढ़ना शुरू करते हैं लोग इससे, ठीक है। यस, ये तो एक बेसिक ब्रॉड व्यू था, लाइक कि किस किस चीज के कितने तरीके के होते हैं ऐसा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ टोन्स में हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट वर्ड हो जाएगा जो अभी बोला था, नैरेटिव, ठीक है। नैरेटिव टोन कौन सी होगी, ठीक है, जहां पे होगा सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ कंटेंट। सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ कंटेंट मतलब एक बात आपको बताई जा रही है, नरेशन, जैसे नरेशन में क्या होता है, कहानी बताना शुरू होती है, कहानी शुरू से बता रहे ना आखिर तक, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग नैरेटिव। हाँ यस, जनरली स्टोरीज, नॉवेल्स, इस तरीके की चीज होती है, ठीक है। इसमें लिख सकते हो जनरली रिटन इन फर्स्ट पर्सन, जनरली रिटन इन फर्स्ट पर्सन मतलब आई वाले सेंस में, व्हेन आई वेंट देयर आई डिड दिस थिंग, ऐसा वाला फर्स्ट पर्सन, जनरली रिटन इन फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में जनरली इसे लिखा जाता है नैरेटिव, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं, अब देखो क्या होगा ना, जरूरी नहीं इसमें एक सेंट्रल आइडिया हो, इसमें जरूरी नहीं सेंट्रल आइडिया हो, बस हम टोन बता सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्यों नहीं होगा। अगर आप कोई कहानी बता रहे हो, मैं वहां गया था, ऐसा कोई एक इंसिडेंट बता रहे हो, तो उसमें जरूरी नहीं आप कोई मॉरल निकाल के लाओगे, कोई सेंट्रल आइडिया होगा, बस हाँ नॉर्मली सीक्वेंस बता रहे हो आप, तो ऑर्डर्स के, इवेंट्स का, कि ऐसा हुआ था, उसे कहते हैं नैरेटिव टोन, जहां पे आपने किसी भी चीज की कहानी सुनाई है बेसिकली। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव वर्ड ही किससे बनता है, डिस्क्रिप्शन से बनता है, ठीक है। इसमें बोल सकते हो आप, इट इन्वॉल्व्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज के बारे में डिटेल्ड जानकारी आप जब देते हो, इसका मतलब है आपके जो पैसिस की टोन है वो कैसी है, डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिप्शन कैसे भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन कैन कंप्राइज एक्सपीरियंस, फैक्ट्स और अदर डिटेल्स। किसी चीज को, जैसे आपके पास अगर आपको एक ऐसे लिखना होगा एग्जाम में, आपके पास किसी टॉपिक पे लिखने के लिए आएगा, तो उसमें आप कैसे भी अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो, फैक्ट्स बता सकते हो, कोई भी दूसरी डिटेल्स दे सकते हो, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मतलब आप उसकी साइड भी ले सकते हो, उसके अगेंस्ट भी ले सकते हो, न्यूट्रल भी हो सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव लिखना चाहे ना, Wait. So description can comprise experience, facts or other details, and इसमें बोल सकते हैं it could be, yeah, it can be positive as well as negative, ठीक है। टोटली डिपेंड्स हम क्या बोल रहे हैं उस पर,
किस तरीके से बोल रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। Where is the other page? इसमें नैरेटिव हो, इसमें डिस्क्रिप्टिव में। नैरेटिव में क्या है, आप एक स्टोरी को डिफाइन कर रहे हो, कहानी ऐसी सुना रहे हो सीक्वेंशियल ऑर्डर में, पहले ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, कोई भी चीज हो सकती है वो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में जनरली क्या होगा, किसी एक टॉपिक को आप बस डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। किसी एक टॉपिक को आप डिस्क्राइब करते हो और उससे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, उसमें जरूरी नहीं कोई सीक्वेंस ही होगा, आप बस उससे रिलेटेड पॉइंट्स बताओगे कि हम इसके बारे में जानते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हम देखें कोई जैसे किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, वो हो जाता है ये। चलिए नेक्स्ट है आर्गुमेंटेटिव। व्हाट इज आर्गुमेंटेटिव? इसमें लिख सकते हो हियर बायस्ड, अगर हम ना बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं टेक्स अ स्टैंड। हाँ, कि कोई स्टैंड लेगा एंड जस्टिफाई हिज ओपिनियन। हियर द ऑथर इज बायस्ड, या फिर हम बोल सकते हैं टेक्स अ स्टैंड एंड जस्टिफाइज हिज ओपिनियन, कि मैं ऐसा क्यों सोचा, मेरा मानना क्यों है, वो आर्गुमेंट देगा, अपने सामने पेश करेगा कि ऐसा मेरा मानना है और ये चीज ही सही है, ऐसा। ठीक है, अब देखो, हाँ बिल्कुल, विद और अगेंस्ट, विद एंड अगेंस्ट। अब देखो आर्गुमेंटेटिव कैसा होगा, हियर द आर्गुमेंट is presented either in agreement or disagreement। समझ गए? क्योंकि या एक ही साइड लेगा ना इंसान, तभी तो उसे आर्गुमेंटेटिव कहेंगे। अगर वो बीच की बात कर रहा है तो वो फिर डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। ये चीज समझना। अब सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है, लाइक डिबेट, या देखो सेकंड और थर्ड में क्या है, डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करते हो ना, डिस्क्रिप्टिव में जब किसी चीज की डिटेल्स बता रहे हो तो आप पॉजिटिव नेगेटिव और बाद में उसे कंक्लूड भी कर देते हो कई बार, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा ना कि इसमें एक्सपीरियंस भी होते हैं, फैक्ट्स भी होते हैं, दूसरी डिटेल्स भी होती हैं, बस जानकारी कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो। आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या होगा, अगर ये किसी चीज के ऊपर भी है, इसमें आप एक साइड लेते हो, आपका आर्ग्यूमेंट क्या है कि नहीं नहीं मैं इसके सपोर्ट में हूँ किसी चीज के, और मेरे हिसाब से बढ़िया चीज है, तो या तो आप उसके साथ अग्रीमेंट में होते हो या फिर डिसएग्रीमेंट में, लेकिन आपकी एक साइड होती है, इसीलिए इसे आर्ग्यूमेंटेटिव कहते हैं कि जो इसमें ऑथर होता है वो अपनी एक आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है सामने, और डिपेंड्स कि वो किस चीज की साइड में है। हाँ, तो डिबेट की तरह हो जाता है बिल्कुल ये, क्योंकि डिबेट में हमारा क्या होता है, हमारा स्टैंड डिवाइडेड होता है, या तो हम किसी चीज के साथ में या उसके अगेंस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा अब एक आता है बीच में, इससे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। इट इज ऑलमोस्ट लाइक आर्ग्यूमेंटेटिव, but it represents both sides of the argument। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात कर देता है, ठीक है।
किसी चीज का मतलब ये इसके साइड से भी बोलेगा, दूसरी साइड से भी, या हल्का फुल्का इसमें आपको वो दिख सकता है किसी चीज की तरफ बायस, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव या अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे हल्का हल्का एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिव उसे बोलते हैं। ठीक है, जहां पे आपने ऐसा होता है किसी टॉपिक को ध्यान से सोचा और आपने देखा, उसका पॉजिटिव भी बोला, उसका नेगेटिव भी एक ही इंसान ने बोला, और फिर हो सकता है वो थोड़े बहुत किसी चीज की तरफ बायस्ड हो सकता है ना हो, तो जरूरी नहीं यहाँ पे कोई कंक्लूजन निकले, लेकिन हाँ दोनों चीजें बता दी जाती हैं, ऐसा है। तो ऐसा नहीं कि लास्ट में कोई कंक्लूजन निकलेगा या फिर कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए, बट हाँ किसी टॉपिक पे दोनों साइड की इंफॉर्मेशन दे देना, रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट है तुम्हारा एनालिटिकल। रिफ्लेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव में क्या डिफरेंस हुआ फिर? डिस्क्रिप्टिव जनरली क्या करते हैं ना, डिस्क्राइब करने का मतलब होता है आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो। जब आपसे आपसे कहा जाता है एग्जाम में कोई ऐसे लिखोगे, एक अच्छा ऐसे वो होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव देन कंक्लूजन, हर एक चीज बता के आएगा वहां पे, वो होता है डिस्क्रिप्टिव हमारा। ठीक है, अगर आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, आपसे अगर ऐसे लिखने को कहा जा रहा है, तो मैं ऐसे वाली चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जब भी ऐसे लिखना होता है तो आपको ऐसा होता है, आपने पॉजिटिव पॉइंट बता दिया, बिना सॉल्यूशन के ऐसे छोड़ना ही नहीं चाहिए एग्जाम में। अगर आप कोई प्रॉब्लम बताई गई ना कि हाँ मान लो कोई भी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, कोई भी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल या सोशल दिक्कत डिस्कस की गई, हाँ इसमें जरूरी नहीं कंक्लूजन हो, यस ममता, इसमें जरूरी नहीं कि आप लास्ट में कंक्लूजन में पहुंचो, यहाँ पे बस आपने क्या है, आपने दोनों साइड पेश कर दोगे बस, इसीलिए रिफ्लेक्टिव है ना, एक चीज का रिफ्लेक्शन दूसरी चीज में बता रहा है बस, ऐसा। या एनालिटिकल, अब देखो डिस्क्रिप्टिव में मैंने कहा था कि चीजों के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। एनालिटिकल क्या होगा ना, एनालिटिकल आपको पता चलेगा साइंटिफिकली एनालाइज करना है बिल्कुल किसी चीज को, डिटेल एनालिसिस। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स, देखो किसी चीज को डिस्क्राइब करना एक अलग चीज होती है, लेकिन उसे एनालाइज करना डिटेल के साथ में वो एक अलग चीज होती है। इट इन्वॉल्व्स डिटेल्ड एनालिसिस। एनालिसिस विल, हाँ एनालिटिकल विल बी ऑन फैक्ट, बिल्कुल सही है। एनालिसिस फैक्ट पे होती है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं ना, प्रूफ, या जैसे बोल सकते स्मॉल डिटेल्स आर मैग्निफाइड। ठीक है, यानी छोटी सी चीज को फॉर ऐसे आगे और लिख सकते हैं, फॉर इन डेप्थ एनालिसिस। ठीक है, यानी छोटी सी डिटेल्स को आप बिल्कुल मैग्नीफाई करोगे, और मैग्नीफाइड फॉर इन डेप्थ एनालिसिस, पूरी जानकारी के लिए उसके बारे में। ठीक है, उससे बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल। इसके अंदर क्या होगा ना, सेंट्रल टॉपिक और सेंट्रल आइडिया, आप ऐसे बोल सकते हो, क्या होगा सही तरीका से बोलने का, आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज रिटन अराउंड, इट इज रिटन अराउंड, इट इज बेस्ड ऑन, रिटन अराउंड सेंट्रल टॉपिक और सेंट्रल आइडिया। इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हो, इट इज रिटन अराउंड सेंट्रल टॉपिक और सेंट्रल आइडिया, यानी किसी सेंट्रल आइडिया सेंट्रल टॉपिक पे बेस्ड होता है ये। इट इज रिटन अराउंड सेंट्रल टॉपिक और सेंट्रल आइडिया, उस पे बेस्ड होगा ये। गॉट इट, कि कोई एक बात की जा रही होगी, उस पर पूरा करके रख दिया। सेंट्रल आइडिया आपको पता है, जब हम लोग किसी भी पैसेज में सेंट्रल आइडिया ढूंढने की बात होती है, हम ये देखते हैं कि पूरी जो बात की गई वो एक्चुअली किसके बारे में की गई है। एनालिटिकल वही है कि छोटी सी डिटेल को, किसी बात को इन डेप्थ एनालिसिस कर दिया, लास्ट में आपको पता चलेगा किसी एक चीज पे तो बात की गई है, तो ये जो स्मॉल डिटेल है जिसे आप मैग्नीफाई कर रहे हो, वही आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल आइडिया हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रिटिकल। क्रिटिकल किससे रिलेटेड होगा? क्रिटिकल
क्रिटिकली एनालाइज, बिल्कुल सही, डेप्थ में। वो देखा था जैसे मूवी के क्रिटिक्स होते हैं, हाँ, मूवी के क्रिटिक्स हो गए, ऑपोजिशन जैसा हो सकता है, हाँ ठीक है। इसमें आप जैसे मूवी की, आपको पता है मूवी के क्रिटिक्स पॉइंट्स देते हैं मूवी को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिव्यूज ऑफ अ बुक, किसी बुक का रिव्यू हो सकता है, मूवी का भी हो सकता है, किसी पीस ऑफ आर्ट का हो सकता है, यानी बेसिकली किसी के काम को एनालाइज करना, किसी के वर्क को एनालाइज करना। आप टॉपिक को एनालाइज नहीं करते इसमें। तो रिव्यूज ऑफ अ बुक, मूवी और पीस ऑफ आर्ट, ऐसी किसी चीज को आप एनालाइज कर रहे हो तो अब यूज करते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हो इट इज एन ऑनेस्ट ओपिनियन गिवन बाय द ऑथर, पॉइंट टू पॉइंट, या ठीक है। उसका ऑनेस्ट ओपिनियन कि उसे ऐसा लगता है कि ये किताब ऐसी है, या फिर ये बुक ऐसी है, या फिर ये मूवी इस तरीके की है, या फिर कोई भी आर्ट की बात चल रही हो, ऐसा है, ठीक है। आगे समझ। तो चलिए लेट्स कीप इट टिल हियर। इसके आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बाकी की टूल्स को। व्हाट डू यू से, इतना काफी है उसके लिए, इन्हें पड़ेगा, बाकी हम थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर पैसेज भी देखेंगे, कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे उससे फिर, है ना। यस, चलिए लेट्स कीप इट टिल हियर, एक बार रीड कर लेना इसे, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। मोस्ट प्रोबेबली प्रोपोजिशन हम हो सकता है थोड़ा बाद में स्टार्ट करें, पहले यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इसे। चलिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट। ओके, बाय बाय। You too, brother.